जय हिंद, जय श्री राम। तो हमारी ज्योग्राफी की क्लास 8 की सीरीज चल रही पूरी, जिसमें से हमने पहला वीडियो डाल दिया है, जिसमें से आप देखेंगे रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उसके बारे में। आज हमारा ये दूसरा चैप्टर है। इसमें लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे साहब क्या आपका लैंड क्या होती है, उसकी पूरी डिफिनीशन देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद आपका देखेंगे मृदा यानी सॉइल्स और फैक्टर ऑफ द सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। फिर उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। फिर उसके बाद आप वाटर अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स देखेंगे। फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पूरे के पूरे 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। पांचों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे शुरू में स्टार्ट करते हैं लैंड। लैंड यानी भूमि हमारी, है ना। तो लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है आपके। ठीक, ये जो आपका लैंड है ये पूरा लगभग 30% कवर करता है हमारे पूरे इंडिया, पूरे अर्थ में, है ना। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। 70% आपका वाटर है और 30% आपका क्या है, आपका लैंड है। ठीक है, भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। द लैंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन मेनली ड्यू टू द वेराइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। जो हमारा लैंड और क्लाइमेट है उस क्या है, वो सब अलग अलग है। इस तरह से जो जनसंख्या है वो अलग असमान पाया जाता है। कहीं आप काले देखोगे, कहीं गोरे देखोगे, कहीं कहीं छोटे देखोगे, कहीं मोटे देखोगे, है ना। सबका फेस हर जगह का अलग अलग है। डायरेक्ट आप उनके फेस, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हैं। जैसे चाइना वाले हो गए, कोरिया वाले हो गए हैं, इन सबको आप पहचान सकते हैं उनके वेशभूषा से। और भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि काय के लिए यूज किया जाता है उसका, कृषि हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी के लिए करते हैं, माइनिंग यानी जो खनन करते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं, सड़क बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज यानी उद्योग की भी स्थापना हम करते हैं। इसे भूमि उपयोग कहते हैं। लैंड यूजेस डायरेक्ट डिफिनेशन पूछता है कि लैंड यूज है क्या। जो जो भी ये पढ़ रहा होगा तो वो साथ में एक काम करेगा, अपनी एनसीईआरटी खोल के चलेगा। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके, बिल्कुल जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको लैंड ही दिया है, लैंड का यूज भी बताया गया है, तो पूरा उससे भी टिक लगाता जाएगा और समझता जाएगा ध्यान। ये वीडियोस एसएससी, यूपीएससी, इसके साथ साथ एमपीपीएससी, जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है इसमें से, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 30% लैंड है और उसके बाद आपका 70% वाटर है पूरे अर्थ में। भूमि का उपयोग भौतिक भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो आपके भौतिक कार्य वो है उसके कारण क्या करता है, निर्धारित किया जाता है ना। उसे उसे क्या कहते हैं, आपको भूमि कहा जाता है। जो जैसे कौन कौन से, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जैसे जल स्थलीकरण, मृदा हो गए, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ठीक, फिर देखते हैं वर्तमान में जो कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। जैसे लैंड डिग्रेडेशन आप क्या देखते हो, जैसे कि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं अचानक क्या होते हैं, ढलने लगते हैं, है ना। आपकी देखते हैं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गई अभी, और उसके साथ साथ उनके लैंड का पूरा वो हो जाता है। लैंड डिस्करण ये है कि जो चीज़ की निम्नीकरण यानी आपका ये कहलाता है जिस चीज़ की आपको उपलब्धता या फिर जिस चीज़ में आपको कमी दिखाए, कोई भी वस्तु में आपको जो कमी होती है वो ये क्या कहलाता है, लैंड डिग्रेडेशन। फिर लैंड स्लाइड आपकी होती रहती है, जैसे अभी उत्तराखंड में हुई है, अभी वहाँ हो रही है आपके क्या कहते हैं, हिमाचल साइड में लैंड स्लाइड हो रही है ना। तो ये क्या होती है, लैंड स्लाइड होती है। फिर सॉइल इरोजन का क्या होता है, सॉइल इरोजन यानी जो हमारी मिट्टी होती है वो हवा या वायु पानी के कारण क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। जिस क्षेत्र में आपकी रहती है तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन का, है ना। फिर डिसर्टिफिकेशन क्या होती है, जहाँ पास आपके मरुस्थलीकरण हो जाता है तो उसमें क्या धीरे धीरे हमारी जमीन सूखती जाती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी मरुस्थलीकरण में हो जाती है। ठीक, फिर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एक है कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो कैसे कर संरक्षित कर सकते हैं हम लैंड, उस सबसे पहले अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, वन रोपण करना पड़ेगा। ठीक है, लैंड रिक्लेमेशन यानी भूमि का उद्धार करना पड़ेगा। ठीक, फिर रेगुलेट यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो हमारी रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के भी नियमित उपयोग करने पड़ेंगे आपको, फर्टिलाइजर्स के। और उसके साथ साथ चेक्स ऑफ द ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। अतिचारण पर रोक आदि
भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। सबसे पहले आपको क्या था, फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। जितने आप वन को कटाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको वन को काटना बंद करिए, एक एक पेड़ पौधा रोज लगाना स्टार्ट करिए, भूमि जो है उसका सदुपयोग करिए, है ना। रासायनिक कीटनाशक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, है ना। इनऑर्गेनिक चीज़ों से दूर रहिए, इससे क्या होती है हमारी लैंड और सॉइल दोनों खराब होती हैं। इसके साथ साथ आप फर्टिलाइजर्स अच्छे से यूज करिए, ठीक। अतिचारण ज़्यादा ना करिए, है ना। उसको ज़्यादा जो हमारी घास फूस हैं उनको आपको ज़मीन, क्योंकि ये क्या होते हैं सॉइल और हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घास वगैरह नहीं रहती तो वहाँ की सॉइल आप अच्छी नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए ये सब क्या क्या होता है, जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से आप ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये आप डायरेक्ट नोट्स, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बुक खोल के बैठिएगा, नोट्स जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नोट्स ये लेके बिल्कुल बैठना है और नोट्स बनाते जाना है ना। सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, जो विश्व की 90% जनसंख्या है भूमि के क्षेत्र में 30% भाग पर ही रहती है। जो हमारी 90% जो 90% जनसंख्या वो कितने परसेंटेज भूमि में रहती है, मान लीजिए कि आपका टोटल परसेंटेज कितना है, 30% आपका क्या है, 30% आपकी है टोटल हमारी लैंड, ठीक। इसको मान लेते हैं 100, इसमें से एक आपकी होगी 30% और ये होगी 70%। 100 में से जो 30% है इसी में 90% पॉपुलेशन है, और बाकी जो अपना लैंड 70% बचा है उसमें केवल 10%। ठीक है, समझ में आया। जो आपका 30% पूरा लैंड है आपका, है ना। तो जो अपना पूरा लैंड है उसको आप 100% मान लीजिए, तो 100% को 30 और 70 में हम डिवाइड कर देते हैं, तो जिसमें से 30% भूमि में 90% जनसंख्या रहती है और 70% भूमि 10। ये लिखा है विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है, से 70% भूमि पर। ये तो विरल जनसंख्या है या निर्जल जनसंख्या, ठीक। हाँ, अब देखते हैं अगला क्या लिखा है आपका। सॉइल, सॉइल के बारे में देखेंगे क्या होती है मृदा, ठीक। अभी हम लैंड के बारे में देख रहे थे, अब देखेंगे सॉइल। लैंड में क्या क्या देखा, लैंड इससे हम इसको कंजर्वेशन कर सकते हैं, हमारे लैंड में कितने परसेंटेज हम लैंड में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखते हैं मृदा, सॉइल क्या होती है। सॉइल पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। द थिन लेयर ऑफ द ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो आपका थिन लेयर है ग्रीनी सब्सटेंस का, वो पूरा कवर करता है सरफेस को, वही क्या कहलाती है अर्थ में, वो क्या कहलाती है आपकी सॉइल। जैसे कि जो ऊपर सबसे अर्थ क्रस्ट वाला पार्ट है ना, उसमें पतली पतली जो लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस जो होते पाए जाते हैं, वो पूरे हमारे अर्थ सरफेस को कवर करते हुए क्या होती है आपकी मृदा या फिर मिट्टी। ये आपकी डिफिनेशन होगी मृदा की, ठीक है। फिर मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। जो आपका सॉइल है वो किससे बना है, आपका ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त होता है। मृदा का निर्माण कहाँ, चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या बोला है, मिनरल आर वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। जो आपका जैव पदार्थ है तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, ठीक है। किसका निर्माण, मृदा का निर्माण। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से भी बनती है। द हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग जो अपक्षय होता है उसकी भी प्रक्रिया से आपकी क्या बनती है, सॉइल बनती है, ठीक है। वेदरिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। द खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जो आपका राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो सॉइल को क्या बनते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, ठीक। इसीलिए कहते हैं मिनरल्स का ऑर्गेनिक मैटर्स का बिल्कुल सही तरीके से मिक्सअप होना चाहिए, इसलिए वो क्या होती है हमारी सॉइल, तभी आपकी फर्टाइल यानी उपजाऊ, वहाँ पर ज़्यादा आपकी खेती किसानी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप खेती किसानी करिए तो सबसे पहले अपने सॉइल को वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, लैब भेजा जाता है, तो उससे आपको पता चलती है कौन सा हम यहाँ पास अच्छे से फसल उगा सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, सॉइल। अब देखते हैं मैनी, जैसे कि एक है आपका जनक चट्टाने, एक अपक्षी चट्टाने पदार्थ, और आपका एक बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा, और आपका ह्यूमस वनस्पति के ऊपरी मृदा। जैसे एग्जांपल देख ली उसमें देखते हैं, एक है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक यानी जो आपका प्रमुख एक बड़ी बड़ी क्या होगी, चट्टाने होंगी, ठीक है। उस चट्टानों को क्या होगा,
वेदरिंग होकर उससे जो आपके वेदरिंग यानी पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, ठीक है। वेदरिंग का फुल क्या होता है? वेदरिंग द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ द एक्सपोज रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल्स एंड द ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या कहलाती है? आपकी वेदरिंग। वेदरिंग देख सकते हैं आप अच्छे, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना, वही क्या कहलाता है? अपक्षय। जैसे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, हो सकता है वो तापमान की वजह से वो छोटे छोटे पार्ट में हो जाए, किसी क्रिया के हो जाए, किसी प्राणियों के कारण, मनुष्यों के कारण हो जाए, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बहुत सालों बाद क्या हो जाते हैं? अच्छे होके वो मृदा बनने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं आपको? अपक्षय। देखो, अपक्षय चट्टानों के बाद वो क्या होता है? बालू, गाद, क्ले के उपमृदा के रूप में पाए जाते हैं। फिर सबसे ऊपर पाया जाता है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी वाली मृदा, जिसमें से आपका मैंने ये टॉप सबसे पहले पेरेंट्स रॉक होगा, फिर बेदर रॉक मटेरियल से निकलेगा, फिर सब सॉइल विद द सैंड, सिल्ट एंड क्ले होगा, फिर सबसे ऊपर में टॉप सॉइल विद द ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जहाँ जहाँ पर हम क्या करते हैं? वेजिटेशन करते हैं, ठीक। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कैसे बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इट टेक्स 100 of years टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर सॉइल। मतलब एक किसी भी आप रॉक से अगर 1 सेंटीमीटर आपका सॉइल बनाना है तो वो कम से कम 100 साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि ये तुरंत ही बनती जाती है मृदा, तुरंत ही उपजाऊ मृदा हो जाती है। बड़े बहुत बहुत चट्टानों के दम पर वो होने के बाद ये मृदा बनी है ना। इसलिए ये कहा जाता है इग्नियस रॉक्स हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक, इनसे आपकी कौन कौन सी मिट्टी बनती है, आपको जब सॉइल चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा उसमें डिटेल आपका पढ़ा दिया। अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट्स रॉक एंड क्लाइमेटिक रॉक। जो आपका मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। कौन कौन सा कारक? आपका पेरेंट रॉक, और उसके साथ साथ आपका कौन है? क्लाइमेट फैक्टर। एक पेरेंट रॉक आपका उसका वो है फैक्टर, और एक आपका क्या? क्लाइमेट फैक्टर। फिर मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृत जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अदर फैक्टर आर द ट्रोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, टाइम टेकन फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ द, जो हमारे कंपोजिशन होता है सॉइल फॉर्मेशन के, उसके लिए कितना टाइम होगा, इसके क्या हो गया? मेन कारकों में आता है। सबसे पहले देते हैं जनक सेल, या फिर इसे इसे ही कह सकते हैं पेरेंट रॉक। सबसे पहला क्या है आपका? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कैसे बनता है? डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल्स, प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी। तो क्या होता है? जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। वो क्या होते हैं आपके मृदा के लिए? ये क्या होते हैं? एक ये 5 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर? सबसे पहले पेरेंट्स रॉक, जो बड़ी बड़ी आपकी चट्टानें होंगी तो उसमें रंग होगा, उसका सेल कैसा होगा, उसकी गठन, उसकी रासायनिक क्रिया क्या क्या होगी, उस पर डिपेंड करता है कि वो मृदा कैसे बनेगी। दूसरा है आपका रिलीफ। रिलीफ यानी एल्टीट्यूड ऑफ द स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। मतलब ये है कि उच्चतल तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मतलब इसमें ये रहता है कि उसका स्लोप कैसे होगा, तो उससे कौन सी मिट्टी फॉर्मेशन होगी, तो इसमें भी डिपेंड आपका करता है। फिर तीसरा आपका आता है साहब फ्लोरा फोना एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्म। जो आपके फ्लोरा फोना है या वनस्पति हैं, वनस्पति जात हो गए, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित आपके करते हैं। वो आपकी क्या कहलाती हैं? मृदा। फिर चौथा है आपका साहब टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल। मतलब इससे ये पता चलता है कि मृदा की जो परिधिका है कि उसकी मोटाई की निश्चित कितनी, वो मोटाई जितने समय तक रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी मोटाई होगी, है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपके टाइम टेकन, कितना टाइम। फिर चौथा पांचवा आपका इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट, जलवायु, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड द ह्यूमस। कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा, वहाँ बारिश कैसे होती, ज्यादा होती कि कम होती। अगर कम बारिश हो रही तो आपका राजस्थान रेगिस्तान वगैरह बन जाएगा ना, मरुस्थल हो जाएगी। ज्यादा हो रही है तो अच्छी बात है, ब्लैक सॉइल के कॉटन के लिए अच्छा होता है। उसके साथ साथ चावल उवल के लिए भी अच्छा होता है ज्यादा बारिश होना, है ना। आपके चाय के लिए बारिश होना का अच्छा, ह्यूमस का निर्माण की दर प्रभावित करते हैं। इस तरह से ये सॉइल का फैक्टर है। कौन कौन सा फैक्टर? पहला पेरेंट रॉक, दूसरा रिलीफ, तीसरा फ्लोरा फोना, चौथा टाइम, पांचवा आपका क्लाइमेट। इस तरह 5 आपके क्या है? मेन फैक्टर। फिर इसमें अगला आता है आपका मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, जो डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। कौन कौन से आपके? मृदा अपरदन और स्थिरता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्सेस। ठीक, उसमें क्या है? मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से
मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, जो आपके ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर के कारण क्या हो सकता है, आपका डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। इसमें ह्यूमन का भी फैक्टर लगता है और आपका जो नेचुरल हो रहा है उससे भी आपका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से, वनोन्मूलन यानी आपका क्या डिफोरेस्टेशन हो गया, अतिचारण यानी ओवर ग्रेजिंग हो गई, रासायनिक उर्वरक यानी ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड्स। इन सब के कारण क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो डिग्रेडेशन हो जाती है। किसके कारण, आपकी जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो गई, ज़्यादा यूज हम किसका कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, तो उससे क्या होता है, हमारी जो अर्थ है उसकी जो सॉइल है उसकी उपज कम हो जाएगी। ज़्यादा रेन होने के कारण भी हो सकता है, लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड आ गया, उसके कारण भी जो हमारे सॉइल की ह्यूमस होती है, जो वेजिटेशन जिससे हम करते हैं, वो क्या पूरा बह जाती है। इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिग्रेडेशन हो जाता है। देखते हैं अगला, सब मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। डायरेक्ट पूछता है ये कि कौन कौन से मेथड है सॉइल ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में अभी कोई है, अभी तक मुझे इतना पढ़े हैं, तो एक फैक्टर ऑफ, और दूसरा आपका ये डायरेक्ट पूछ लेता है सब मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पहले आता है मल्चिंग। मल्चिंग यानी मल्च बनाना। मल्च बनाना आप देखे होंगे कि ये बीचों बीच आपके क्या कर देते हैं, वो लगा देते हैं, और साइड में आपके ये थोड़ी सी गड्ढा टाइप का करते हैं, और ये ऊंचाई में आपके कुछ पौधे लगा देते हैं। तो इसमें क्या डाल देते हैं, आपके पेस्टिसाइड, वो ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह इसमें डाल देते हैं, और पानी इसमें छोड़ देते हैं, तो थोड़ी थोड़ी ह्यूमस होने के कारण पूरी आपकी पेस्टि वो भी नहीं बहती है ना, आपके जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो भी पूरा नहीं होता, इसमें धीरे धीरे आपके वो इनको मिलता रहता है फर्टिलाइजर। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत बहुत अच्छी मेथड है कहलाती है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल के से ढक दी जाती है। द बेयर ग्राउंड ऑफ बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड ऑफ लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, आप जाएंगे कभी कहीं खेती किसानी जहाँ होती है गाँव साइड, वहां पास आप ये देख सकते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर। इससे क्या होता है, जो हमारे सॉइल है उसका मॉइस्चर बना रहता है। ठीक। अब दूसरे देखते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आप मतलब इस तरह जैसे टेरेस देख सकते हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये पूरा बना है, जैसे सीढ़ी नुमा जो होता है उस तरह, उसे क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। दीज आर मेड ऑफ द स्टीप स्लॉप्स दैट फ्लैट सरफेस लेवल ग्रो क्रॉप्स। इसकी पृष्ठ प्रवाह और मृदा अपर्दन कम होती है। इससे क्या हो जाती है, जो मिट्टी होती है, देखिए पानी क्या है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बहेगा, पानी के बहने के लिए ऐसे आना पड़ेगा, फिर ऐसे सीढ़ी नुमा आएगा, तो मतलब आध पूरा एकदम फ्लो से नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, मिट्टी को भी नुकसान नहीं होगा, और पूरा जो इसके वो होंगे तो इसकी धारा भी स्लो हो जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है साहब, ये बहुत ज्यादा वेदिका फार्मिंग है ना, टेरेस फार्मिंग। दूसरा है, तीसरा आपका कंटोर प्लगिंग। तो इसमें क्या होते हैं, सम उच्च रेखीय जुताई। जैसे ये देख सकते हैं कि आप कैसे ये बनाया गया है, ये ऐसे आती है कुछ आधा, ये ऐसे घूम के ऐसे चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा का और का। इसमें क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर सर्वोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। प्लगिंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो द डाउन द स्लोप। ठीक है, ये आपको क्या कहलाती है, कंटोर प्लगिंग। फिर आपका आता है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। इसमें क्या होता है, कंट्रोल बेरिंग्स बैरियर्स, यानी आप समझते हैं ना, बैरियर्स यानी किसी को रोक देना। जैसे ये ऊपर से आ रहे तो फिर बीच में क्या लगा देते हैं, बैरियर लगाते हैं, फिर वो ढलते रहते हैं, फिर आपके बैरियर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो स्टोन ग्रासेस सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंट्रोल ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू द कलेक्ट वाटर। जो आपका समुच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। ये आप ज्यादातर देखते होंगे गांवों में, मेड़ बना दी जाती है, क्या कहते हैं उसको, मेड़ बना दी जाती है ना। तो वो भी क्या है, आपका एक मेथड है। फिर आता है आपका शेल्टर बेल्ट। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे तटीय प्रदेश होते हैं या शुष्क प्रदेश होते हैं, उसके पवन की गति को रोकने, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलती है समुद्री, और जो जहां पास कहीं पेड़ वो नहीं होती पहाड़ी, उसके लिए वो क्या करते हैं, एक लाइन से क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। जैसे ये देखिए पेड़ लगा है बिल्कुल लाइन से, इधर सूखे उसमें लगा है, हार्वेस्ट जोन और शेल्टर जोन में आप देख सकते हैं। उससे क्या होती है, हवा ज्यादा तेज नहीं चलती, उससे क्या होता है, हमारा सॉइल उड़ता नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल प्रिवेंट, मतलब बिल्कुल अच्छे से कंजर्व हो सकते हैं ना। इसलिए वो अपन लगाते हैं। जैसे तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। In the coastal and dry region, rows of the tree are planted to check the wind movement to protect of the soil
कवर, जो हमारा सॉइल है उसके लिए बचाने के लिए हमें करना पड़ता है। फिर आता है आपका रॉक डैम। रॉक डैम आप सब देखे होंगे कि जो पानी का बहुत तेज बहाव रहता है उसके लिए वो क्या कर देते हैं, रॉक का वो बना देते हैं, जिससे क्या हो, पानी धीरे धीरे रुक रुक के आए, है ना। ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। रॉक आर बिल्डअप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल। इससे क्या होता है कि जो हमारी गलीज होते हैं, जो आपके वो होते हैं, उससे क्या हो जाता है, आपकी जो सॉइल होती है उसको लॉस होने से बचाते हैं, है ना। नहीं क्या होता है, बहुत तेज पानी का बहाव आया और बहा के लेके चला गया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। फिर देखते हैं इंटरक्रॉपिंग, बीज की फसल उगाना। बीज की यानी वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ये देख सकते हैं आपकी, ये एकदम बिल्कुल ये लगा के, जैसे यहाँ पास मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ओट्स हो गया, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक साथ दो तीन जो आप फसल उगाते हैं एक ही खेत में एक लाइन से, जैसे आप सबसे यहाँ पास हमारे यहाँ चना हो गया और आपका राई हो गया, है ना। गेहूं और राई अपन बो देते हैं एक लाइन से, जैसे आप गेहूं और वो कहते हैं व्हीट एंड मस्टर्ड कहते हैं, एक साथ बो जाता है। इस तरह ये क्या कहलाती है, intercropping. Different crops are grown, alternate rows are sown in the different times, protect the soil from the rain wash। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका भूस्खलन क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि भूस्खलन लैंडस्लाइड क्या कहलाती है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सहल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने के भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देते हैं। नदी अवरुद्ध के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों में आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति के आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। कौन है आपका, लैंड। एक वास्तविक अध्ययन देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रिकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। यह भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटक के द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। ठीक है, ये आपका लैंडस्लाइड हो गई, आप देख सकते हैं। आप देखते हैं वाटर। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्या है जल एक क्या है का वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। भूपृष्ठ का 3/4 भाग आपके जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहते हैं। There 3/4 of the Earth's surface is covered with the water. It is therefore appropriately called the water planet। इसलिए हमारे अर्थ को क्या कहा जाता है, वाटर प्लेनेट, क्योंकि हमारे अर्थ में 71% पानी पाया जाता है। लगभग आपका जैसे वो 30 बोले तो मान लीजिए 70% पानी भी पाया जाता है और 30% आपके चारों तरफ पानी ही पानी है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ, सबसे शुरू आपका जीवन कहाँ हुआ था, आपके महासागरों में। इट वॉज द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट द 3.5 बिलियंस ईयर बैक। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, और अलवण जल केवल 2.7% है। द ओशियन इज द water is however saline and not fit for human consumption. Fresh water account for only about the 2.7%। देखो, जो हमारा ओशियन है ना, वो वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। मान लीजिए कि आप 71% को 100% मान लीजिए, 100% में से 97% लगभग आपके पानी पीने योग्य नहीं है। 2.7% है थोड़ी फ्रेश वाटर, तो उसमें से भी कुछ आपके ग्लेशियर में है ना। जो पीने लायक पानी है केवल 1% जो हम पीते हैं, जब हम जमीन से निकाल, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमायू के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। नियरली 70% ऑक्यूर आइस शेड्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन एंड रीजन। केवल 1% अलावन जल है उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त। ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज। मैंने आपको बताया कि केवल 1% पानी है जो हमें पीने योग्य है, जो हम पीते हैं। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा
वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। इट इज फाउंड एज द ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक। एक चीज और बता दूं, जो हमारा पानी है, पानी वो है जैसे आप एनर्जी कहते हैं, एनर्जी नेवर चेंजेस है ना, एंड नॉट कन्वर्टेड टू अनदर एनर्जी। इसी तरह हमारा वाटर है, जो वाटर है वो कभी भी न बढ़ता है न घटता है। जितना हमारे पृथ्वी में पानी है उतना ही है, क्योंकि देखिए हमारे पृथ्वी का पानी ऊपर वाष्प बन के जाता है, बारिश होके फिर नीचे आ जाता है, इसीलिए पूरा एवरेज पूरी तरह से मेंटेन है हमारे वाटर का, है ना। ज्यादा पानी हमारे पूरा एवरेज पूरी पृथ्वी के लिए ना बढ़ता है ना घटता है। फिर देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ा जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। इट्स टोटल वैल्यू रिमेन कॉज इट्स एबिडेंस ओनली सीम्स टू वेरी, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और बाकी प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों से चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। बिकॉज इट इज द constant motion cycling through the oceans, air, land, back against and through the process of the evaporation, precipitations and runoff। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पानी ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। ये बारिश ऊपर जाता है, बारिश होती है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। इसकी वजह से ये क्या है, बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। लवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। द मेन फैक्टर ऑफ द लैक ऑफ द सप्लाई ऑफ द फ्रेश वाटर इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्या है, लगातार जितना जनसंख्या बढ़ेगी साहब उतनी तो कमी होगी ना पानी की। लगातार भारत तो इस समय पर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। पहले चाइना हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम पर भारत है ना। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द रोज, देखो भोजन की भी उपयोगिता बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की भी उपयोगिता बढ़ेगी, आपके पानी की भी जरूरत ज्यादा होगी, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हर चीज में कमी होती जाएगी। ठीक है। क्रैश क्रॉप्स इंक्रीजिंग, अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा शहर बनते जा रहे हैं, पेड़ पौधे सब कटते जा रहे हैं, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो जीवन स्तर है वो ढंग तरीके से नहीं चल रहा है। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी, क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे जल उपलब्धता की समस्या है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना करता है। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर द फेसिंग शॉर्टेज इन द फेस वाटर सप्लाई। ठीक। ये सब क्या करते हैं, आपके प्रॉब्लम से गिर। अब देखते हैं कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स, दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड। जो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों से औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषण हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातु है और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। जैसे कि आप बड़े बड़े देखते हैं इंडस्ट्रीज लग रही हैं, आपके बड़े बड़े जो वाटर एग्रीकल्चर के केमिकल्स है वो हमारे क्या करते हैं, पानी को अशुद्ध कर देते हैं, पॉल्यूटेंट कर देते हैं। इससे हमारा जो पानी है वो खराब हो जाता है, इसीलिए वो हमारे पीने योग्य नहीं आता, है ना। इससे हमें क्या करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है। इनमें से अधिकांश रसायन और जैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बीइंग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू बॉडी। इसीलिए कहते हैं कुछ भी खाना पीना कम खाओ लेकिन पानी हमेशा शुद्ध पियो, क्योंकि पानी से ही क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी तरह मेंटेन होती है, आपकी बॉडी में ग्लो आता है, आपकी बॉडी में चमक आती है, आपकी बॉडी में हर चीज, मतलब किससे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जल। जल ही जीवन है। ठीक है। इसीलिए कहा गया है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः से क्या कर देते हैं साहब, पुनः से आपको पूरित करते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ठीक। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड ऑफ द सरफेस रन ऑफ।
रिसाव और वाष्पीकरण होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। स्प्रिंगली इफेक्टिव इरिगेटेड द एरिया बाय द चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपीएस एंड इवापोरेशन। फिर आपका आता है छठे नंबर, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के ड्रिप अथवा ढक्कन विधि बहुत उपयोगी होती है। आपके जो ड्राई क्षेत्र है वहां पास हाई रेट ऑफ द इवापोरेशन और ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन बहुत ज्यादा आपके यूजफुल में आते हैं। फिर संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ द वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ द कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः। गुजरात के पास आपका सौराष्ट्र है, वहां बताइए पानी कितना शॉर्टेज है कि वहां लगभग 1.25 लाख जो जनसंख्या है वो अमरेली शहर जाती है और पानी खरीदती है, उस पर पूरा का पूरा डिपेंड है, खरीद खरीद के पानी पी रहे। आने वाला टाइम देखिए, हमारी जनरेशन ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, नदी देखी, तालाब तालाब भी देखा, कुआं भी देखा, और हम क्या देख रहे हैं, और नल भी वो देखा, हैंडपंप देखा। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या, टैप वाटर, है ना, टैप वाटर आ रहा, उसके साथ साथ बॉटल देखी। आने वाली पीढ़ी सिर्फ बॉटल देगी, कुआं देखेगी ना, तालाब देखेगी, सिर्फ आपको पानी आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, पीने के लिए सिर्फ बॉटल से आप पानी खरीदते रहिए, जितना पानी पीना उतना आप खरीदिए, उसका भी अब रिचार्ज हुआ करेगा आपके घर में। जैसे कि अभी गैस की लाइन आ रही है, आने वाले टाइम पर पानी की लाइन आएगी। आप इसका जैसे अभी सिम का रिचार्ज करते हैं 150 रुपये करेंगे तो आपको इतना अनलिमिटेड मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, उसी तरह आपको पानी की भी समस्या होगी, याद रखिए। जो हमारा मनुष्य इतना खतरनाक जानवर है, वो सबको खाता पीता रहता है, पेड़ पौधे खा लिया, बड़ी बड़ी वनस्पतियां जानवर सबको नष्ट करता जा रहा है, एक दिन वो भी नष्ट होगा, कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। ठीक, फिर आते हैं बायोस्फीयर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जनमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये तीनों के संबंध में जहां पास आप पाए जाते हैं, नैरो जोन जहां पास आपका होता है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं आपको, बायोस्फीयर। बायो यानी लाइफ, क्या। फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड टू इंटरडिपेंडेंट ऑन द ईच अदर फॉर सर्वाइवल, दिस लैब सपोर्टिंग द सिस्टम ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे आप इकोसिस्टम का देखोगे तो घास बकरी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है, शेर को आपको वल्चर खा रहा है, मतलब ऐसे होता है। और कहते हैं ना, वल्चर सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वल्चर नहीं होते तो हमारा जो ये लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, तो उनको खाने वाला वल्चर है। अगर वल्चर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि नहीं फिर इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मर जाएंगे जानवर तो फिर उनसे क्या होती, बीमारियां फैलती है ना। जैसे कि चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, जो चिड़िया है, और अब घटकों के रूप में कार्य करती है। द वर्ल्ड रिलीज ऑन द पेस्ट फॉर इट्स फूड एंड नाउ एक्ट एज कंपोनेंट। गिद्ध मित्र जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये। डायरेक्ट पूछ लेता, वल्चर आर द scavengers due to eating dead animals and are considered important purifier of the environment। डायरेक्ट पूछेगा, बताइए प्यूरिफायर ऑफ द एनवायरमेंट किससे कहा जाता है। तो प्यूरिफायर जैसे आप लगाते हैं ना पानी के लिए प्यूरिफायर, उसी तरह हमारे जीवन के लिए, इकोसिस्टम के लिए जरूरी है कौन है, वल्चर चाचा। वल्चर चाचा को कहिए, उनकी क्या हो रही है, प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम लोग इतने खतरनाक जानवर हैं कि वल्चर को भी नहीं छोड़ रहे हैं ना, तो उनको रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्रित के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते, सबका होना अनिवार्य है। पेड़ का, पौधों का, चींटियों का, कहते हैं ना, टाइम सबका तो एक समय आता है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं पता, इसलिए सबका साथ सबका विकास रखना चाहिए, सबका साथ सबका अच्छे से व्यवहार रखना चाहिए, कि कब किसके टाइम, हर कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे हमारे सन,
जैसे गर्मी होती है ना तो कहते हैं यार सन कितना तेज है यार, कितनी तेज धूप है। अब ठंडी आने पर फिर उसी की जरूरत पड़ती है कि भगवान आप क्यों नहीं निकल रहे, निकल जाइए। इसीलिए कहते हैं ना, बहुत हर चीज का टाइम समय आता है, सब्र करिए बस आप। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों के 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल और गुल्म और टुंड्रा। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा। ठीक, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वनों का आकार और उनकी सघनता कम होती है। जैसे हमारी आर्द्रता कम होगी, द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर हमारा कम होता जाता है। उसके साथ साथ हमारे क्या, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे की आपकी डेंसिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती रहती है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने की आधार पर प्रायः सदा हरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फॉरेस्ट आर द ब्रॉडली क्लासिफाइड as evergreen and deciduous dependable in they shades their leaves। ठीक है। हाँ, फिर सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सीड देयर लीव्स इन एनी सीजन। जो पतझड़ एक साथ नहीं होते वो कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं, पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जिनकी वृक्षवास उत्सर्जन होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे आप देखते हैं आम वगैरह हो गए, इनकी पत्तियां झड़ती है फिर नई पत्ती आती है, नीम वगैरह इनकी पत्तियां झड़ती है फिर नई पत्ती आती है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, पर्णपाती डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट ये होती है कि इनकी पत्तियां जल्दी से एक सीजन में सबकी पत्तियां नहीं गिरती, और जो डेसिडियस उनकी एक साथ पत्तियां गिर जाती है। जैसे पतझड़ आ गया, कहते हैं ना पतझड़ आ गया है, पत्तियां गिरेंगी फिर नई पत्तियां आएंगी, नए खिलेंगे। हाँ, एवं विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय वर्गीकरण किया। दीज फॉरेस्ट आर द फर्दर क्लासिफाइड ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड डिफरेंट लेटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव मंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों को की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए इरादे में बनाया। जैसे जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा होता है, जो हमारे जैव मंडल्स होते हैं ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इसमें। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में आप हाथी का रिजर्वेशन देखिए, एलिफेंट वगैरह का देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं ना। कि क्या करना है, संरक्षित करना है हमारे इनको। फिर इसका इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये इसका लास्ट टॉपिक है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉजेज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सी जातियां सुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। बहुत सारी जातियां हो गई हैं कि जो वल्नरेबल और इंडेंजर्ड में, और आधी से ज्यादा क्या हो जाती है, लुप्त होने वाली है। ये बहुत सारी हैं, सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। बता रहा हूँ ना, ये इंसान सबसे खतरनाक जानवर, सबको खा डाला, जानवर भी नहीं बचे भाई साहब। पेड़ पौधों की तो आप बात छोड़िए। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवानल और भूस्खलन में कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामीज एंड लैंडस्लाइड, ये भी क्या है, इसके कुछ कारक हैं जो आपके नेचुरल वेजिटेशन के लिए प्रभाव करते हैं, वाइल्ड लाइफ से के लिए, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों से लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इस टुगेदर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑन ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, आपका ये पूरा का पूरा कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वाइल्ड लाइफ, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। जैसे द रिजल्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ द नंबर ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज, वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ द पोचिंग। बहुत ज्यादा पोचिंग हो रही है, शिकार कर रहे हैं लोग। पोचिंग एक वेब सीरीज है, आप जरूर देखिएगा, अमेजॉन प्राइम पर है। पोचिंग बहुत प्यारी वेब सीरीज है, उसमें एलिफेंट के उसके बारे में बताया गया है, कैसे एलिफेंट की पोचिंग करते हैं, तस्करी किया जाता है, शिकार किया जाता है, एलिफेंट के दांत को बेचते हैं, बड़ी बड़ी एलिफेंट को मार देते हैं। पोचर्स बहुत सारे होते हैं, पोचर्स मूवी का नाम है, पोचर्स। ठीक है, वेब सीरीज है। हाँ, पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतु का अनाधिकरण शिकार किया गया है।
एनिमल पोस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड्स, जैसे बहुत सारे इलीगल ट्रेड्स, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा होता है, स्किन्स के लेते हैं, नेल्स लेते हैं, टीथ लेते हैं, हॉर्न्स लेते हैं, इन सब का क्या कहते हैं तस्करी, बहुत महंगी महंगी बिकती है, ये पता नहीं कौन खरीदने वाले हैं दुनिया में लोग। बता रहा हूँ, जानवर तक नहीं बचे हैं भाई साहब, उनको उनका बस चले ना तब इंसान के खून पीना स्टार्ट करते हैं, खून भी बिचेगा इंसान का। डार्क साइड है, कहते हैं कि इंसान के भी खून हड्डियां पीते हैं लोग। बताना, सबसे खतरनाक जानवर दुनिया का इंसान। शेर और कुछ है भैया, शेर और से नहीं डरा करो, शेर इन सबसे नहीं डरा करो, शेर चीता बाघ ये सब नहीं, बहुत नॉर्मल चीज है भाई। सबसे खतरनाक जो हमारे आसपास के लोग हैं वही हैं सबसे खतरनाक जानवर, उनसे बच के रहा करो। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्टमेड प्रोडक्ट, नेचुरल, जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट सरकार ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, जिससे कि हम क्या करें, इसकी संरक्षण कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स नेसेसरी टू सेव प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ डिब्रीज, जो सक्रिय घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान से ज्यादा नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक आपका होता है। न्यूकरण क्रिया विधि आपका क्या होती है, ये मिटिगेशन मैकेनिज्म आपका क्या है, ये आप थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। चलिए हम पढ़ाई देते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियां निम्न हैं, जैसे कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित किया करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, ठीक है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना होगा। इसके साथ साथ भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करनी, पेड़ पौधे लगाना चाहिए भैया, इससे भूस्खलन वगैरह नहीं होता। आपको ये लगता है पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे, भैया बहुत फायदा है उससे, पानी, सांस, भूस्खलन, ये सब पेड़ पौधे रोकते हैं भाई। तटीय अववाह तथा झरना प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अववाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए, ठीक है। फिर ये शब्दावली, नेशनल पार्क क्या था, नेशनल एरिया डिजाइनेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। जैसे राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, इसमें आप इंसान वहां जाके ना कुछ काट सकता है ना उनको मार सकता है, वो पूरा क्या होता है, रिजर्व होता है ना। क्या आप जानते हैं, आप घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तुम 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस of collecting rainwater from the rooftops and directing it on the appropriate location where it's stored from of the future uses, उसे क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। On an average, one spell of the rain for 2 hours is enough to 8,000 liters of water। या वल्चर्स के बारे में बता दूं कि भारतीय उपमहाद्वीपों में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने से प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारे बता रहे हैं ना, गिद्ध भी मर रहे, क्यों मर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं ये लोग, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, कुछ आपके वो करते हैं। जैसे वल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वी आर डाइंग ऑफ द किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर द स्केवेनिंग लैब स्टॉक ट्रीटेड विद द, कौन कौन सी लगाते हैं, डिक्लोफिनेक्स पेन किलर जो होती है ना, इसके साथ साथ आपकी एक एस्पिरिन आती है, इबुप्रोफेन आती है, इन सबसे क्या होता है, जानवर को लगाया जाता है। उससे जब मरते हैं जानवर, फिर वल्चर खाते हैं तो उनके जो स्प्रिन, जो उनकी दवाइयाँ होती हैं वो पूरे वल्चर्स को, इसकी वजह से वल्चर्स की क्या होती है, किडनी फेल हो जाती है, और इसकी वजह से वो भी वल्चर्स भी धीरे धीरे हमारे समाप्त होते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभी एमपीपीएससी की मैथ है, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया। साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रहना पड़ेगा, द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ये क्या है, द कन्वेंशन ऑफ द, ये फुल फॉर्म है, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्योग यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है।
मोटे तौर पर पशुओं को 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां संरक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस जैसे जो आपकी हैं, जो धीरे-धीरे एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं ना, उसके लिए पूरा का पूरा संरक्षित करने के लिए एक आपकी क्या है, समझौता है। अब अगला चैप्टर आपका चैप्टर 3 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आपका क्या, खूब मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए और पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि पढ़ने से आप एक बहुत बेहतर इंसान बन सकते, बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते। खूब पढ़ाई करते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।